नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज 14 जून है, शनिवार का दिन है, लेकिन राजदूत आपके सामने हाजिर है क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले के बाद से पनपा तनाव कम नहीं हुआ है। 13 जून की रात ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। जब यह हो रहा था तब इजराइल भी ईरान के ठिकानों पर दूसरे चरण के हवाई हमले कर रहा था। ईरानी प्रेस का कहना है कि इजराइल के हमलों में अब तक 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 20 बच्चे हैं। नुकसान इजराइल को भी हुआ है, लेकिन ईरान से कम हुआ है क्योंकि उसके आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान से आए ज़्यादातर ड्रोन्स, मिसाइल्स और दूसरे प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। फिर भी तेल अवीव शहर में मिसाइल्स गिरी हैं। इजराइल ने 3 लोगों की मौत की बात स्वीकारी है और दर्जनों इजराइल में भी घायल हैं। जंग के इस पागलपन को दुनिया अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से देख रही है या इग्नोर कर रही है। दूसरी तरफ जंग के शौकीन बयानवीर बने हुए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया है कि मैंने तो ईरान से 60 दिनों के भीतर डील करने को कहा था, 61वां दिन हो गया लेकिन डील नहीं हुई। अब दूसरा मौका है। नेतन्याहू ईरान के लोगों के नाम अपील जारी कर रहे हैं कि रजीम चेंज कीजिए और ईरान धमकी दे रहा है कि पूर्व की तरह अगर इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइल्स को अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस ने रोका तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति विस्फोटक है और इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने हाजिर हों, बताएं कि दुनिया कहां जा रही है और ब्रेक का क्या है वो मिडवीक भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजदूत। आज की राजदूत की शुरुआत हम एक भूल सुधार से करना चाहते हैं। 12 जून के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका का झुकाव लगातार पाकिस्तान की ओर होता जा रहा है, जबकि वो भारत को अपना सामरिक सहयोगी बताता है। इसी एपिसोड में हमने आपसे ये भी कहा था कि 14 जून 2025 को यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दावत दी गई है। अब ये साफ हुआ है कि दरअसल एक फेक न्यूज़ थी। इस फेक न्यूज़ का शिकार हम भी हुए और हमारे ज़रिए बात हमारे दर्शकों तक भी पहुंच गई। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। हम दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा ऐसा न हो, हम ज़्यादा अलर्ट रहें। अब आते हैं ईरान इजराइल के बीच पनपे तनाव पर। हमने 13 जून के राजदूत में आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान किया था कि वो इजरायली एयर स्ट्राइक्स का जवाब देंगे। इन एयर स्ट्राइक्स में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के मुखिया मेजर जनरल हसन सलामी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, IRGC की एयरफोर्स के मुखिया आमिर अली हाजीजादेह, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे टॉप साइंटिस्ट और अली शमखानी जैसे वार्ताकारों की मौत हो गई थी। इनमें से कुछ लोग वो भी थे जो ओमान में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में हिस्सा ले रहे थे। इस कार्रवाई को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया था। जवाब में ईरान ने कौम में स्थित जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। अगर उच्चारण में चूक हुई है तो हम अग्रिम क्षमा चाहते हैं। ये झंडा उस शिया परंपरा का हिस्सा है जिसके तहत गलत तरीके से खून बहे तो न्याय और बदले की मांग की जाती है। ये साफ संकेत था कि ईरान अब इजराइल पर हमले करेगा। इन हमलों से पहले विशेषज्ञों ने लेकिन ये जरूर कहा था कि सीरिया में असद की हार, लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया, यमन में हूती विद्रोहियों की खराब हालत और गाजा में हमास की पराजय के बाद ईरान के पास ऑप्शंस कम हैं। लेकिन ईरान के लिए उसकी न्यूक्लियर साइट्स और टॉप लीडरशिप पर हमला प्रतिष्ठा का प्रश्न था और प्रतिष्ठा के साथ साथ सर्वाइवल का भी। तो ईरान ने 2 काम किए। पहले तो नई लीडरशिप का ऐलान किया। IRGC के नए मुखिया बनाए गए हैं जनरल मोहम्मद पकपौर और सेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसावी को। इसके बाद 13 जून की रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं। ईरान ने 65 मिनट तक करीब 3 वेव्स में अटैक किया। इन हमलों में ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। यरूशलेम और तेल अवीव पर भी मिसाइल्स दागी गईं, जिनमें से कुछ को तेल अवीव में गिरते हुए रिकॉर्ड किया गया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रात भर इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजते रहे। कई लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छिपे रहे जब तक कि इजराइल के डिफेंस कमांडर्स ने अलर्ट हटाया नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने 100 से कम मिसाइल्स दागे, जिनमें से कुछ को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, कुछ ही गिर पाई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव के पास रमात गान शहर में इस हमले से 3 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इसके अलावा 70 लोग इन हमलों में घायल भी हुए हैं। इन हमलों पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने टीवी पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों ने युद्ध शुरू किया है और चेतावनी दी कि इजराइल को अपने हिट एंड रन हमलों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। खामेनेई ने यह भी कहा कि हमारा जवाब अधूरा या कमजोर नहीं होगा।
इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों के नाम एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लायन के बीच में हैं। पिछले लगभग 50 सालों से आप पर अत्याचार करने वाला इस्लामिक शासन अब हमारे देश इजरायल को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं ईरानी पॉपुलेशन से। आगे उन्होंने कहा कि इजरायल का लक्ष्य है इस्लामिक रेजिम के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को ख़त्म करना। इस बीच हम आपकी आज़ादी के लिए भी रास्ता बना रहे हैं। हमने टॉप लीडरशिप को साफ कर दिया है। ऑपरेशन का जो दूसरा फेज़ है वो अभी चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं, इस्लामिक रेजिम से है। इजरायल ने 13 जून की रात ईरान पर जो हमले किए उनमें ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डेप्यूटी गुलाम रेजा मेहरबी और डिप्टी ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहंदी रब्बानी की मौत हो गई है। ईरान का कहना है कि फर्दो में मौजूद उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी कुछ नुकसान पहुंचा है। तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे मेहराबाद को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। दावा किया है कि ये लोग कोलैबोरेट कर रहे थे इजरायल से। ईरान पर इजरायल के हमले 14 जून को भी जारी रहे। ऐसा ही ईरान ने भी इजरायल के साथ किया। रॉयटर्स ने दावा किया है कि तबरीज़ रिफाइनरी पर भी हमला हुआ ईरान में। वैसे रिफाइनरी स्टाफ का कहना है कि प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ पे। हमले इजरायल पर भी हो रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान सिविलियन एरियाज़ को निशाना बना रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि अगर खामेनेई ने इजरायल के नागरिकों पर मिसाइलें दागी तो तेहरान जलेगा। उन्होंने ईरान के शासन को तानाशाही शासन कहा और चेतावनी दी कि ईरान की जनता को खामेनेई की गलतियों की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दिन भर सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा रहा जिनमें ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल इजरायल के आसमान में इंटरसेप्ट होते रहे। दुनिया सांस रोक कर ये सब देखती रही। पोप लियो ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। सेंट पीटर बेसिलिका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पोप ने कहा कि ऐसे समय में मैं दोनों देशों से जिम्मेदारी और तर्क के साथ एक्शन लेने की अपील करता हूं। किसी को भी दूसरे के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये पोप के शब्द थे। अब गौर करते हैं डिप्लोमेसी की दुनिया पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली हमलों की निंदा की है। कहा है कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को तैयार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भी डीएस्केलेशन की अपील की है। ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा है कि वो इजरायल को ताज़ा हमलों में मिलिट्री एड नहीं दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के ही चलते मध्य पूर्व अस्थिर हुआ है, मतलब वो ईरान की तरफ है। चीन पर आते हैं। हम सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा कि इजरायल ईरान पर हमला तुरंत रोके क्योंकि इससे हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। चीन का मानना है कि इजरायल के हमले ईरान की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा और इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी उस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। कॉन्ग ने आगे कहा है कि इजरायल ऐसे जोखिम भरे कदम उठाकर आग से खेलने का काम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। चीन इस मुद्दे को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को भी तैयार है। वो नहीं चाहता कि ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव है पूरी तरह से युद्ध में बदल जाए। साथ ही चीन चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू हो। इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की गई है, ऐसा चीन के राजनयिक ने कहा। इंडिया की बात भी करते हैं। इजरायल के भारत में राजदूत रूबेन अजार ने आज कहा कि भारत इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभा सकता है। दर्शक जानते ही हैं कि भारत के इजरायल से संबंध पिछले 3-4 दशकों में लगातार सुधरे हैं। सैनिक, सामरिक, राजनयिक और व्यापार हर दिशा में बात आगे जा रही है और ईरान से तो भारत के संबंध सदियों पुराने हैं ही। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गिडियॉन सार और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची दोनों से शुक्रवार की शाम को ही बात कर ली थी। इन सब के बीच सवाल पूछा जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री तो 20 सालों से ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अभी ईरान पर हमला क्यों किया, ट्रिगर क्या था? इसके कुछ कारण तो घरेलू राजनीति में ही है, हम पहले भी बता चुके हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो उनसे सबसे पहले अक्टूबर 2023 में हुए हमास के आतंकवादी हमले के लिए जवाबदेही मांगी जाएगी। उसके बाद शायद उनकी सरकार टिक न पाए तो लेगेसी धरी रह जाएगी। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर वो अपनी लेगेसी में एक सुनहरा अध्याय जोड़ना चाहते हैं। ऐसे नेता के रूप में याद रखा जाना चाहते हैं खुद को जिसने इजरायल के एक दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। इससे इतर इजरायल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए उसे रोकना बहुत ज़रूरी था। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने CNN के क्रिश्चियन अमनपौर को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजरायल अकेले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लंबे समय तक नहीं रोक सकता, कुछ हफ्ते तक कर सकता है, 1 महीने तक कर सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक नहीं सकता। इस पर क्रिश्चियन ने बराक से काउंटर क्वेश्चन किया कि फिर इस पूरे हमले का पॉइंट क्या है,
क्यों इतनी मास बॉम्बिंग्स हो रही हैं, इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या है। तो एक्सपीएम बराक ने कहा कि खाली बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा और शायद ये काम अमेरिका के साथ मिलकर करना होगा। ईरान हमेशा से एक न्यूक्लियर थ्रेट बना हुआ है, इसका हल या तो एक बड़ा समझौता है या फिर एक बड़ा युद्ध। अमेरिका का साथ इजराइल को चाहिए होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने न कोरिया में जीत हासिल की, न वियतनाम में और न ही अफगानिस्तान में, लेकिन अगर इस लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाना है तो अमेरिका की मदद और लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूरी होगा। अमेरिकी मदद और लॉजिस्टिक सपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बार बार कह रहे हैं कि राइजिंग लायन के बारे में अमेरिका जानता था, लेकिन ये इजराइल का अपना फैसला था, हमने उनसे नहीं कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पर, वो कुछ और ही कहानी कहता है, हम आपको बता रहे हैं। इसलिए ईरान में टिप्पणीकार बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि इजराइल ये सब बिना अमेरिका के आशीर्वाद और मदद के नहीं कर सकता। ईरान इन हमलों के लिए अमेरिका को बराबर का जिम्मेदार मान रहा है, इसलिए ईरान ये धमकियां जारी कर रहा है फ्रांस को, यूके को, यूएस को कि इजराइल की मदद करते मिले तो भुगतोगे। लेकिन ईरान के पास ऑप्शंस की कमी है। अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता भी है, मिसाल के लिए ईरानी मिसाइल्स को गिराता है, तो ईरान सीधे यूएस से टक्कर लेने की स्थिति में आज नहीं है। ईरानी रजीम पर कुछ करते दिखने और बदला लेने का दबाव है, इसलिए वो ड्रोन और मिसाइल्स दाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा न करने का नतीजा होगा घरेलू लेजिटिमेसी का अंत। वहीं इजराइल बार बार साफ कर रहा है कि ईरान जितना बड़ा हमला करेगा उतना इजराइल उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो स्थिति अभी विकट बनी हुई है। आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में अशांति से दुनिया के दूसरे इलाके न पहले अछूते थे न अभी रह पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि जब हम अगले एपिसोड में आपसे मिलें तब शांति का संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, कुछ अच्छी सूचनाएं लेकर उपस्थित होंगे। हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।